हेलो एंड वेलकम टू द एक्सलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ाने आया हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव दुनिया में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हर एग्ज़ाम में आपको एक या दो सवाल जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे तो बहुत लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों के पास वो है अर्थशास्त्र। आखिर में ये अर्थशास्त्र होता क्या है, ये कहाँ से आया है, या फिर इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो अर्थशास्त्र है ये एक यूनानी भाषा है। यूनानी भाषा जो कि यूनान के लोगों या ग्रीस के लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो वो यूनानी भाषा से, ये कौन सा भाषा है, यूनान देश का एक यूनानी भाषा है जिसका एक शब्द है इकोनोमिया। कौन सा शब्द है? इकोनोमिया। ये एक इकोनोमिया शब्द है यूनान का। इसका ये अर्थशास्त्र इसी शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, यानी कि धन या पूंजी का प्रबंधन। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स होता क्या है? ये इकोनॉमिक्स हमें बताता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इसके नाम में ही शास्त्र लगा हुआ है। शास्त्र मतलब विज्ञान या फिर कोई भी विषय जो हमें क्या बताता है कि हम अपने अर्थ यानी पैसों का किस तरह से खर्च कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र है जो हमें बताता है कि हमने जो पूंजी अर्जन करी है या धन कमा के लाया हुआ है, उस धन को हम सही और सुव्यवस्थित तरीके से कैसे खर्च करें। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि ये किस भाषा से आया है और इस भाषा में से कौन से शब्द से आया है। तो कौन से भाषा से आया है? यूनानी भाषा से आया है। और कौन से शब्द से आया है? तो इकोनोमिया शब्द से आया है। और इस इकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का प्रबंधन या पूंजी का प्रबंधन। चलिए अब अर्थशास्त्र के बारे में परिभाषा हमने क्या बताया कि वैसा शास्त्र या फिर वैसा विज्ञान जो हमें क्या बताता है कि हमने जो भी पूंजी अर्जन करी है या जो भी धन हम लोग कमा के लाते हैं सैलरी के तौर पे या फिर बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो ये प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसको हम कैसे सुव्यवस्थित तरीके से, ऐसा नहीं कि हमने 50,000 रुपए की सैलरी कमा ली और सैलरी कमाने के बाद हमने क्या किया, अपने बच्चों या परिवार के सभी सदस्यों में 5 से 10,000 रुपए करके बांट दिए। ऐसा नहीं होता है। उस 50,000 रुपए में ही हमें अपनी जो मासिक खर्च है उस खर्च को करना है। उसके साथ ही साथ अपने जो भविष्य के लिए कुछ संचित बना के रखना है, सेविंग्स बना के रखना है, ताकि आपात स्थिति में हमारे लिए वो उपयोगी हो। ठीक है, तो इसके ये हो गया इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। और इसके साथ ही साथ एक नया शब्द आता है जो क्या होता है? इकोनॉमी। इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी का हिंदी क्या होता है? वो होता है अर्थव्यवस्था। अभी तक हम लोगों ने इस शास्त्र के माध्यम से सीखा कि हमें कैसे पूंजी को खर्च करना है, कैसे पैसों का खर्च करना है। तो वही जो हम लोगों ने सीखा है, उस सीखे हुए सारे गुणों को जब हम अपने वास्तविक जीवन में उतार लेते हैं, जब हमारे वास्तविक जीवन में हम उन सारी थ्योरीज को जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के माध्यम से सीखा है, उस थ्योरी को जब हम अपने वास्तविक जीवन में उतार लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। अब ये दोनों चीज आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट के माध्यम से हमसे दोबारा जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आ गए, इस शब्द का एक परिभाषा आ गया। अब परिभाषा आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर में ये इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, इस किताब है, ये एक शास्त्र है, विज्ञान है। हर विज्ञान का कोई ना कोई पिता होता है।
तो आखिर में ये अर्थशास्त्र रूपी जो विज्ञान है, इस विज्ञान का भी तो कोई ना कोई पिता होगा। तो इस अर्थशास्त्र के पिता का नाम क्या था? एडम स्मिथ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के पिता का नाम क्या हो गया? एडम स्मिथ। ठीक है, जैसा कि सारे विज्ञानों का कोई ना कोई पिता होता है, वैसे ही हमारे अर्थशास्त्र के पिता कौन हो गए? एडम स्मिथ। तो अब इस अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। इस अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं, इस अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था को फिर कितने भागों में बांटा गया है, सारे चीजों का हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक नया टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है इस अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं। तो अर्थशास्त्र के मेनली दो ही भाग हैं। अर्थशास्त्र के मेनली कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या है? वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इसकी हिंदी जाननी हो तो हिंदी काफी कठिन है, जटिल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका हिंदी होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका हिंदी क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका हिंदी होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने तीन चीज को जाना है, जिसमें से सबसे पहला तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जान लिया, इकोनॉमी का डेफिनेशन जान लिया, और तीसरा जो टॉपिक आया है वो है इकोनॉमिक्स के कितने भाग है। तो इकोनॉमिक्स के दो भाग हैं। पहला हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका हिंदी होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका अर्थ होता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं कि आखिर में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। क्या जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में? तो देखिए, जैसा कि यहां से व्यष्टि लिखा है, यानी किसी भी इंडिविजुअल आदमी के, मतलब किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष का जब बात आता है, किसी व्यक्ति विशेष, मान लीजिए मेरा ही लेके चलते हैं, मैं खुद का लेके चलूं अगर, तो मेरे को जो भी चाहिए, मेरा जो भी मंथली खर्च है या फिर जो मेरी जरूरत है, उन सब के बारे में जहां भी चर्चा आएगी वो किस में आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। वो किस में आती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती है। यानी किसी छोटे चीजों के लिए, छोटे इंसान के लिए, किसी एक खास व्यक्ति के लिए, किसी एक खास परिवार के लिए, यानी छोटे छोटे जगहों पर जब अर्थशास्त्र का मैनेजमेंट आएगा, अर्थशास्त्र की चर्चा होगी, तो वो किस क्षेत्र में जाएगा? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बस हम लोग तीन ही चीजों को ज्यादातर ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिमांड को, फिर आएगा सप्लाई। ठीक है, इसके अंदर डिमांड, सप्लाई, और फिर तीसरा आ जाता है प्राइस थ्योरी। ठीक, ये हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर में क्या क्या मेनली क्या हम लोगों को पढ़ना होता है? एक तो डिमांड, सप्लाई, और तीसरा है प्राइस थ्योरी। ये तीनों चीजें इकोनॉमिक्स का ऐसा चीज है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कहीं भी डिमांड नहीं है तो फिर वहां पर इकोनॉमिक्स की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आज मेरी जरूरत खत्म हो जाए तो क्या मैं काम करूंगा?
कहीं भी पैसे कमाने के लिए जाऊंगा, या फिर आपके सामने ये जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ वो देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं होगा। अगर ज़रूरत है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, हमारे को नौकरी चाहिए, उसके नौकरी के माध्यम से हमने पैसे अर्न करना है, तो इस कारण, इसका मेन कारण क्या होता है? डिमांड। हम लोगों का डिमांड है, हम लोगों को ज़रूरत है बहुत सारे चीज़ों की, जिसके लिए हमें पैसे अर्न करने होंगे। और उस डिमांड के बाद सीधा आता है सप्लाई। अगर किसी भी इकोनॉमिक्स क्षेत्र में किसी भी जगह पर अगर डिमांड हो लेकिन सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो इकोनॉमिक्स फेल हो गया, तो फिर इकोनॉमिक्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो डिमांड हो, सप्लाई हो और प्राइस थ्योरी ही ना हो, यानी कोई भी अपने हिसाब से इस मार्कर की प्राइस मान लेते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, यानी ये जो कंपनी बना रहा है, इसने इसकी कीमत 10 रुपये रखी है, लेकिन आप जैसे ही जाते हैं वहाँ मार्कर के लिए, तो वहाँ पे जैसे ही आप गए वहाँ बोल दिया कि इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो फिर क्या आप लेना पसंद करेंगे? लीजिएगा उसको? नहीं लीजिएगा। इस कारण से इस प्राइस थ्योरी का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? मतलब किसी छोटे जगह पे, किसी छोटे परिवार या फिर किसी एक खास इंसान के बारे में जब हमें बात करनी होती है, तो हम लोगों को किस अर्थशास्त्र का सहायता लेना होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे का सहायता लेना पड़ता है। और दूसरा जो आता है वो हमारा दूसरा क्या था? वो हमारा दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ठीक इसी के विपरीत माइक्रो में क्या था? किसी एक छोटे जगह पे किसी खास इंसान के बारे में। लेकिन जब पूरे देश, जब बहुत बड़े एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े जगहों के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा देश है, हमारा राज्य है या फिर पूरा विश्व है, इन सब क्षेत्रों की जब बात करने लगते हैं, तो फिर हमें किस इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जिस चीज की कमी आपको दिख रही होगी वो जरूर से जरूर बताइएगा। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।